यहीं तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं तक डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनल, ठीक है, मोमेंट्स में मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे और मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ये समझाया था तुम्हें। क्लोज लूप के क्लोज सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ये इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस ये होती है कि अगर हम कोई क्लोज सरफेस लेंगे तो उस क्लोज सरफेस के अक्रॉस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर सकता है अगर हमारे सरफेस के अंदर कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रैप हो जाता है। तो क्योंकि नेचर में ऐसे रियल सोर्सेस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट कर रहे, सिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो प्लस क्यू है तो उससे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर होगा और अगर नेगेटिव है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर बाहर कोई चार्ज रहता है ना और रहेगा, इससे जो भी फील्ड लाइन आएगी वो फील्ड हमेशा सरफेस को अगर एंटर करेगी तो एग्जिट भी करेगी, तो बाहर वाला चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कॉमन सेंस से बोल सकते हैं अंदर अगर कोई नेट चार्ज ट्रैप होता है तो सरफेस के अक्रॉस नेट फ्लक्स भी आएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल से एसोसिएटेड है। लाइन इंटीग्रल पोटेंशियल चेंज को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की होती है। और कंजर्वेटिव नेचर होने का मतलब है हम कैसा भी क्लोज लूप लेंगे, ठीक है। अगर क्लोज लूप लेंगे तो उस लूप के अक्रॉस अगर हम हर एक एलिमेंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। ई डॉट डी एल हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हुए अगर कंप्लीट लूप में ये इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की है तो कंप्लीट लूप में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 होगा। इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक पोटेंशियल चेंज की टर्म से, और ऐसे भी एक्सप्लेन किया है कि ई डॉट डी एल और कुछ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की है तो क्लोज्ड पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन 0 होगा, ठीक है। ये तो मैं थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की, उसका वर्क डन क्लोज लूप में हमेशा 0। लेकिन मैथमेटिकली देखो ना कि फील्ड लाइंस अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्ज, ये सर्कुलेट नहीं करनी है, ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, ठीक। एक पॉइंट चार्ज से निकल के दूसरे एक पॉइंट चार्ज से निकल करके डाइवर्ज करके वो बाहर जा रही है, फिर दूसरे नेगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज करके सिंक कर रही है। फील्ड लाइंस इस टाइप की है अगर कुछ, तो हमेशा जब भी तुम लूप क्लोज लूप फॉर्म करोगे तो मैथमेटिकली तुम गेस कर सकते हो कि यहाँ इस पार्ट में अगर हम चलेंगे आगे, यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट में अगर हम रहेंगे तो इस वाले पार्ट में तो यहाँ तक आएंगे तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। लेकिन जब वापस आएंगे ना, जब वापस आएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब हमारा ऑपोजिट होने लगा है, ठीक है। तो तुम थोड़ा इंट्यूटिवली समझ सकते हो कि जब वापस आ रहे होंगे ना, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इधर था वैसे वैसे वापस होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है इस एरिया में, इस वापस वाले पाथ में, रिटर्न पाथ में वो नेगेटिव होता चला है, तो ओवरऑल हर बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, ठीक है। कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस फेमस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। ओके, अब यही इक्वेशंस हम, अच्छा मैंने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में फाइनली ये भी तुम लोगों से कहा था, ये दोनों फेमस मैक्सवेल इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन को हम डिराइव कहाँ से करते हैं, इसको प्रूव कहाँ से करते हैं।
तो हमारे पास कूलॉम्स लॉ है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए कूलॉम्स लॉ है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये कूलॉम्स लॉ है। और सिर्फ इसी इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी रीजन में ये 100% प्रूव कर सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है क्लोज पाथ में हमेशा 0 होगा, ठीक है। कोई भी प्रूव कर सकता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए प्रूव करेंगे तो ओवरऑल जो सिस्टम होगा वो पॉइंट चार्जेस का बना होगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए प्रूव कर पाते हैं तो हम इसको एक्सटेंड करके बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगी, ठीक है। तो हम जनरलाइज कर देते हैं। ये ये दोनों जो इक्वेशंस है ना, ये और कुछ नहीं है, ये कूलॉम्स लॉ का ही दूसरा फॉर्म है। कूलॉम्स लॉ अगर पता है हमें तो इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैथमेटिकली हम कूलॉम्स लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, या ऐसा बोलो ड्राइव कर सकते हैं। कि तुमने एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा होगा, वहाँ पे बोला जाता है कि गॉसेस लॉ को यूज करके कूलॉम्स लॉ ड्राइव करें, ठीक है। वो तो मैथमेटिकली हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके कूलॉम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है एक ही है। तो जनरल सेंस में जब हायर मैथमेटिक्स या हायर एडवांस क्लासेस में तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हो तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती है। तुम देखोगे ये दोनों इक्वेशंस हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होती है। और ये कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके अलावा हमें कोई दूसरी इक्वेशन नहीं चाहिए। इसको यूज करके हम इलेक्ट्रो स्टैटिक्स के सारे प्रॉब्लम्स को और सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से ये आया है और इनको यूज करके हम ये कूलॉम्स लॉ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। इन दोनों इक्वेशंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल डिफरेंस है, और वो बार बार मैं देखता हूँ कि तुम लोग इग्नोर कर देते हो। कोई बता सकता है कि यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया और इस इक्वेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताओ। उबैर बताओ, क्या डिफरेंस है। ये जो कूलॉम्स लॉ की एक्सप्रेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई किसी रीजन में, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी सरफेस के अक्रॉस सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस के अक्रॉस सरफेस इंटीग्रल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। आ, नहीं, मैं इस एक्सप्रेशन की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो ये कूलॉम्स लॉ वाला एक्सप्रेशन लिखा है, इस कूलॉम्स लॉ वाले एक्सप्रेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला टर्म ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, और इस गॉसेस लॉ में जो, या किसी, या इसी में तुम देख लो, किसी भी एक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म है, इन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा, फर्क के लिए तुम बताओ क्या डिफरेंस है। ये दोनों सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन इक्वेशंस में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं, ये दोनों सेम है। लगता है कि तो पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना सब तुमने वेस्ट कर दिया, ठीक है। ये यही तुम नहीं बता पाते कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म सेम है या डिफरेंट है, या इनमें क्या डिफरेंस है। चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो जो कूलॉम्स लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और ये आगे भी आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, कोर्स में। फिर वहां पे फिर से चेक करूंगा, तो कम से कम अभी समझ लो अच्छे से।
ठीक है, कूलॉम्स लॉ में जो जैसे यहाँ पे Q1 है, Q2 है, कूलॉम्स लॉ में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो इंडिविजुअली किसी चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं। मतलब सिर्फ Q1 P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कूलॉम्स लॉ से हम लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। Q2 की वजह से भी इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। पॉइंट ये है कि इंडिविजुअली चार्ज को देख करके सिर्फ वो चार्ज अकेले गिवन पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कूलॉम्स लॉ को यूज करके बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं या लाइन इंटीग्रल वाली मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे मानो लाइन इंटीग्रल वाली ये इक्वेशन, इस लूप के अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिखना चाहते हैं। तो लाइन इंटीग्रल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस से एसोसिएटेड नहीं है, वो उस रीजन के की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैक्सवेल इक्वेशन कहती है कि तुम यूनिवर्स में कहीं पर भी कैसा भी लूप फॉर्म करो, कंडीशन ये है वो क्लोज लूप बस होना चाहिए। लूप का मतलब ऑब्वियसली क्लोज लूप, ठीक है। अगर क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करके, सॉरी, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेकर के कंप्लीट लूप में हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया और हर एक एलिमेंट के लिए इस डॉट प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, कि ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो इस क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल कहलाती है। तो लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहे हैं ना वो इंडिविजुअल हम Q1 की वजह से रख ही नहीं सकते। एक्सप्रेशन में जो E लिखा हुआ है वो स्पेस के उस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है। अल्टीमेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी भी आर्बिट्ररी क्लोज लूप के अराउंड हमेशा जीरो होगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, हम वो किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से नहीं लिखते हैं या पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से नहीं लिखते हैं। ये मैक्सवेल इक्वेशन कहती है कि स्पेस में तुम कहीं पर भी जाओ, क्लोज पाथ बनाओ और क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो उस स्पेस के उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। मतलब वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि सिर्फ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट किया, दूसरे चार्ज की वजह से नहीं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका ये सरफेस इंटीग्रल है और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशन मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल का मतलब उस सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है कि उस सरफेस के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, कितनी लाइंस पास करें। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होता है। और उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जब हम ड्रॉ करते हैं तो वैसे ही ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी, जहाँ पे स्ट्रेंथ कम है वहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ना वो नंबर डेंसिटी के इक्वल होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे यूनिट एरिया से कितनी लाइंस पास कर रही है, ठीक है। तो जब हम ये इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी कितनी होगी, मैग्नेटिक क्लोज सरफेस के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट मोनोपोल मैग्नेटिज्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर
नेचर में कोई इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट करता और वो पोल हमारे क्लोज सरफेस के अंदर ट्रैप हो जाता, तभी ऐसा पॉसिबल था कि नेट फ्लक्स आता। लेकिन ऐसा तो कोई नेट इंडिपेंडेंट पोल नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो कल मैं समझा चुका हूँ क्या रीजन है। इंडिपेंडेंट पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ठीक है इंडिपेंडेंट नेट पोल सरफेस के अंदर ट्रैप हो जाए। ठीक है, तुम बोलोगे ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे नॉर्थ आधा आधा रख देते हैं, ठीक है, नॉर्थ अंदर चला ये साउथ। ऐसा नहीं है, जैसे ही तुम उसको इमेजिन किया ना आधा यहाँ से बाउंड्री पे, तो इस पे एक साउथ इधर आ गया और इधर एक नॉर्थ आ गया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस हमेशा जीरो होगा। लेकिन याद रखना है, इसको बहुत लोग बोलने लगते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स ही जीरो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है ओपन सरफेस के अक्रॉस, तो हो ही सकता है ना। मान लो किसके लिए, मान लो ये रिंग है, ठीक है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट ला करके रखते हैं इस तरह से, तो इस स्क्वायर प्लेट से फील्ड लाइंस पास हो रही, मैग्नेटिक फील्ड, तो इस स्क्वायर प्लेट के अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, नॉन जीरो फ्लक्स होगा, इससे कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो इस सरफेस के अक्रॉस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है। कहा जा रहा है कि नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस के अक्रॉस जीरो होगा। ठीक है, तो जैसे ही तुम सरफेस को क्लोज करते हो ना, जैसे ही तुम्हारे पास कोई क्लोज सरफेस आ गया, तो क्लोज सरफेस के अक्रॉस जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइंस एग्जिट करेंगी। तो हमेशा नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्सेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर्स, नहीं ऑब्वियसली कोई भी फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा अगर पहली बॉडी दूसरे के ऊपर, मैंने एक एग्जांपल नहीं किया था, एक चार्ज है ये दूसरा चार्ज है, दोनों के पास वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो, ये पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा था, तो ये जब इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर, फोर्स वैसा ही फोर्स दूसरे वाले चार्ज, पहले वाले चार्ज के ऊपर भी दूसरे की वजह से एक्ट करेगा, दोनों के ऊपर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट पहले की तरह एक्ट करेगा, वो तुम चेक कर सकते हो, और ऐसा होना चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, इसके बाद फाइनल पॉइंट मैंने यहाँ पर ला करके क्लास को एंड किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसा भी पैटर्न है मान लो। अब हम अगर कोई क्लोज लूप फॉर्म करते हैं और इस क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल का मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है, वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल का मतलब तुम्हें पता है। मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यूं है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यूं है इस तरह से, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हो सकता है कि ऐसे लूप बना रही है, मान लो मैं किसी पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में ऐसी है, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी इस तरह का अगर क्लोज लूप आ गया या इस तरह कोई क्लोज लूप ले लिया, ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होगा वो बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये लूप है, लूप के साथ हमें सेंस भी बताना पड़ता है, ये तुम लोगों को बताया था मैंने वैसे, मतलब जब भी हम लूप कंसीडर करेंगे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, तो हमेशा लूप सिर्फ लूप नहीं बताया जाएगा, लूप बताने का मतलब लूप के साथ लूप का सेंस भी बताया जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में एक इमेजिनरी लूप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का लूप बना लिया, किसी भी तरह का लूप बना सकते हैं, और इस लूप में मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं।
ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ कि हम कहीं से भी स्टार्ट करें, इसको बहुत सारे छोटे-छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरह से बहुत सारे छोटे-छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और हर एलिमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और हर एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड देंगे, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, ठीक है। हर एलिमेंट पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है, और हर एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसे है, ठीक है। हर एलिमेंट पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, समझ पा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट है डीएल और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई है मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक एलिमेंट के लिए एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट देखा, मैग्नेटिक फील्ड देखा, हर एक एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट या हर एक एलिमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किया, हर एक एलिमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर है, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। और इस तरह से हर एक एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट हम मैग्नेटिक फील्ड से करते करते लूप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कहलाती है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने लूप बोला ना, तो लूप के साथ हमेशा एक सेंस भी अटैच्ड होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। वो सेंस तुम्हें बताना पड़े, सिर्फ ऐसे लूप बना लिया काम नहीं चलेगा, उसमें पूछा जाएगा लूप उसका सेंस क्या है, ठीक है। जब तक सेंस नहीं पता है तब तक हम लाइन इंटीग्रल नहीं कैलकुलेट कर सकते। मतलब लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस सेंस में, मतलब इधर से जाके कैलकुलेट करें या इधर से जाकर के कैलकुलेट करें, क्योंकि लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यू भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, ठीक है। तो वो तो तब पता चलेगा ना कि लूप का सेंस क्या है, बिना सेंस बताए हुए डीएल की कोई डायरेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा तुम पूछोगे कि ये प्रॉब्लम मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट हम डिस्प्लेसमेंट से ले रहे हैं, डीएल की डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। तो अब तुम पूछोगे कि इससे पहले हम सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते थे, सरफेस इंटीग्रल में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती थी? इसलिए नहीं प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हम क्लोज सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते थे और क्लोज सरफेस के लिए डीए की डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि डीए की डायरेक्शन तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है। अगर डीए भी इनवर्ड आउटवर्ड में कंफ्यूजन होता तो वहां पे भी हमें बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि ओपन सरफेस सरफेस के लिए एक्चुअली बताना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अभी फ्लक्स पर आऊंगा ना तो थोड़ा और इसका डिटेल डिस्कशन होगा, फ्लक्स पर डिस्कशन होगा बहुत ज्यादा डिटेल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और लाइन इंटीग्रल पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा एम्पेयर सर्किट लॉ में, जो अभी होने वाला है, ठीक है। तो मैं बस ये याद दिला रहा था कि तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो कि लूप के साथ तो सेंस है लेकिन सरफेस के साथ कोई सेंस हम, सरफेस के साथ सेंस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सरफेस के किसी भी एलिमेंट के लिए हमें डीए की डायरेक्शन में कोई एम्बिगिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम ओपन सरफेस लेते हैं ना तो ओपन सरफेस के लिए डीए किधर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं वो हम बाद में किधर भी ले सकते हैं, और इससे पहले जब निकाल रहे थे ना हम फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो तुम्हें याद है या नहीं पता नहीं, मैंने क्लास में ऐसा बहुत ही स्ट्रेस दे करके कहा था कि जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे किसी सरफेस के अक्रॉस, ठीक है, तो उस सरफेस की किसी एक साइड के अक्रॉस कैलकुलेट, इसकी दो साइड होती है, कोई भी सरफेस लोगे ना, तो जैसे ये सरफेस है, इसकी ये एक साइड तो ये वाली साइड है जो कि हमें दिख रही है, और एक साइड है इसके पीछे वाली, ठीक है, जो कि हमें दिख नहीं रही है यहाँ पे, तो इसके बैक साइड में, तो किसी एक साइड के अक्रॉस हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। तो जिस भी साइड के अक्रॉस कैलकुलेट करना होता है उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया लेना पड़ता है, और उसी सरफेस से हमें फ्लक्स की वैल्यू पता चलती है। अगर फ्लक्स पॉजिटिव आता है मतलब उस वाली साइड से फील्ड लाइंस लीव कर रही, एग्जिट कर रही है, अगर फ्लक्स नेगेटिव आता है तो मतलब उस साइड से फील्ड लाइंस एंटर कर रही है।
ये चलिए ये फ्लक्स वाला पार्ट तो बाद में डिटेल में आएगा, अभी हम अपने इस पे लाइन इंटीग्रल पे फोकस करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सवेल की जो चौथी इक्वेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल के साथ एसोसिएटेड है, और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, कहाँ चला गया, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो तुम्हें ये समझ में आने लगेगा कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, तो मैग्नेटिक, यहाँ पे तो लग रहा होगा कि तुम्हें जीरो है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, इसलिए लग रहा होगा क्योंकि तुम सोचोगे ऐसा है कि ये वाला जो पार्ट है, चला गया कैसे, ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव लाइन इंटीग्रल हो रहा है, और इस वाले पार्ट में नेगेटिव लाइन इंटीग्रल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम है, इधर जो है डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो गया और इधर अलोंग हो गया, तो दोनों में कैंसिल हो करके नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन जनरल किसी भी, मतलब किसी भी जनरल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। उसका रीजन ये है, जैसे कि मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से सर्कुलर नेचर के। अभी सर्कुलर नेचर की लूप के लिए अगर कि मान लो मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, एक करंट कैरिंग वायर है और उससे करंट मान लो बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बिल्कुल सर्कुलर नेचर की आगे, ठीक है, इस तरह की सर्कुलर नेचर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे। अब मैं कह, अगर यहाँ पे तुम अपना कोई भी लूप सेलेक्ट करते हो, ए बी सी डी, और इस लूप का सेंस लेटर से कुछ यूं है, अब तुम देख सकते हो चाहे कोई भी साइड हम लेंगे, चले ए बी साइड लेते हैं, तो ए बी में यहाँ पे डीएल कुछ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की तरफ है, देखते जाओ, यहाँ पे डीएल कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की तरफ है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। फिर उसी तरह से डीएल कुछ इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कुछ ऐसे है। ये मैं बहुत रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, और 2-3 क्लास से मैं बहुत रफ में ही ज़्यादातर जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, ऐसा मैं यूजुअली क्लास में नहीं करता हूँ, लेकिन फिर से तुम लोग सिर्फ ज़्यादा वही स्टूडेंट्स हो जो जो लोग इससे पहले की क्लासेस बहुत अच्छे से तुम लोगों ने अटेंड की हैं, तो जल्दी बताने से काम चल जा रहा है, अगर नहीं चलेगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। हर एक साइड में तुम चेक कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आए, ठीक है, तो तुम देख सकते हो ए से बी आने में भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल पॉजिटिव होता है ना, और बी से सी आने में भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल पॉजिटिव होता, सी से डी में भी, और डी से ए भी आएंगे तो इधर डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक है। और ये ऑब्वियस है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही है, तो अगर हम कोई लूप कंसीडर करते हैं तो उस लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल नॉन जीरो आ सकता है। जीरो तब आता है जब एक साइड से जितना लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू आ रही है, वापिस आते टाइम में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू अपोजिट हो जाए, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है, तो हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल नॉन जीरो हो, और ऐसा होता है। और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, वो कहती है कि मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कहती है कि हमारे पास मूविंग चार्जेस का कोई सिस्टम है, और ये मूविंग चार्जेस मिल करके अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई। अब इस लूप में हम कोई भी किसी भी शेप साइज का, किसी भी ओरिएंटेशन का, कहीं पर भी एक लूप इमेजिन करते हैं लेकिन लूप क्लोज्ड होना चाहिए। अगर क्लोज्ड लूप है तो उस क्लोज्ड लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमेशा नॉन जीरो होगा, और नॉन जीरो भी नॉन जीरो तो होगा, लेकिन उसकी वैल्यू भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है,
और ये वैल्यू होती है म्यू नॉट टाइम्स करंट इन्फ्लुएंस्ड। और इस इक्वेशन का भी एक स्पेशल नाम है, ये कहलाती है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, म्यू नॉट आई क्या है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस इक्वेशन का भी स्पेशल नाम है, ये कहलाता है एम्पेयर्स सर्किटल। ये जो पहली इक्वेशन है ये गॉसेस लॉ कहलाती है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन का कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं। जो तीसरी इक्वेशन है, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस तो है, सिग्निफिकेंस तो बताया, ये रिप्रेजेंट करी इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, उसी तरह ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करी मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन इस इक्वेशन का कोई नाम नहीं है। जो थर्ड इक्वेशन है इसका भी स्पेशल नाम है, ये भी कहलाता है गॉसेस लॉ। इसका नाम एनालॉजी लेके हमने रख दिया, ये कहलाता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। नहीं ये सब देखो देखो, अगर तुम थोड़ा हिस्टोरिकली, मैं तुम्हें थोड़ा टाइमलाइन का आइडिया दे देता हूँ। देखिए, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ क्लियर थी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप है। और उसके बाद माइकल फैराडे आता है, और फैराडे एक बहुत ही पॉपुलर, हम्फ्री डेवी शायद उसका नाम था, बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रेटेड केमिस्ट था उस टाइम में। वहाँ पे मतलब जैसे पहले मैजिक के शोज होते थे उस तरह से वहाँ पे ह्यूज ऑडियंस आती थी हम्फ्री डेवी के पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड था, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था फैराडे, उसे कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, और वो कि मेहनत करके खुद से जितना भी सीख पाया वो इसके इसके जो शोज होते थे ना, लेक्चर्स होते थे हम्फ्री डेवी के, उसको अटेंड करता था। ठीक है, और तो वो इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस था, इंस्पायर था, बार बार अटेंड करता था। तो किसी तरह से हम्फ्री डेवी ने उसे अपने साथ रख लिया। तो वो उसके सारे जो शोज होते थे वो उसका उससे रिलेटेड वो हम्फ्री डेवी की अपनी रिसर्च वर्क होती थी, पेपर्स होते थे, तो वो उसमें जो उसको हेल्प करता था। ठीक है, लेकिन उस टाइम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिल्कुल बिल्कुल नई चीज थी, सिर्फ ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट था। तो माइकल फैराडे की ये जीनियस है कि बिना उसे मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं आती थी। ठीक है, बिना मैथमेटिक्स यूज किए हुए, कि बिल्कुल एक इक्वेशन भी यूज नहीं की, और सिर्फ मेंटल पिक्चर बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो अपनी थ्योरी देता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका ह्यूज सक्सेस है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी अभी आएगा, और वो भी इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, फैराडे आता है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में एम्पेयर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, और ये वो एम्पेरियन, ये वाली जो इक्वेशन है ना, वो एम्पेयर का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये ज्यादातर ये सब जो वर्क्स है ना एम्पेयर्स की, फैराडे की ही की हुए हैं। और भी बीच में और भी कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मैक्सवेल तो लास्ट में आता है। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल जीनियस मैथमेटिशियन है। ठीक है, उसकी उसकी मैथमेटिक्स की मतलब पर जो कमांड है वो उस टाइम के हिसाब से बहुत एक्सपर्ट लेवल की। गॉस भी बहुत फेमस मैथमेटिशियन था, उसी तरह हिल्बर्ट, ऑयलर, ये सब बहुत ही अपने टाइम के बहुत फेमस पॉपुलर मैथमेटिशियंस थे। तो मैक्सवेल क्या करता है, ये जो फैराडे की जो पूरी थी ना, उसकी जो अपनी बुक वो लिखता है, उसमें अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स वो लिखता है, लेकिन उसमें एक भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब मैक्सवेल क्या करता है, इन सारी इक्वेशंस को, मतलब सारी थ्योरी को कंपाइल करता है सिर्फ इन चार मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। ठीक है, तो उन सारी थ्योरी को ना वो चार इक्वेशन के फॉर्म में ये मैक्सवेल लाता है। ये सारे जो सिंबल्स हैं और ये सब मैक्सवेल के बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैक्सवेल एक और काम करता है। मैक्सवेल क्या करता है कि ये तो चार इक्वेशंस पहले की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट,
इसमें वो एक और नया टर्म ऐड करता है जो कि हम कुछ टाइम में अभी एक्सप्लोर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एंड में। एक 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 टर्म वो ऐड करता है, मैक्सवेल सिर्फ मैथमेटिक्स की सिमेट्री को देख करके, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस को देखता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस को देखता है, उसमें उसको बहुत ही ह्यूज रिजेम्बलेंस दिखती है। तो उसमें सोचता है, उसे लगता है कुछ पीस इसमें मिसिंग है, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, बिना किसी लैब में गए हुए एक्सपेरिमेंट किए हुए वो एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करता है सिर्फ मैथमेटिक्स देखकर, ठीक है। और गेस व्हाट, इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू। बाद में वो जाके एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है कि वो जो नया टर्म उसने ऐड किया है ना, वो वेरीफाई हो रही है एक्सपेरिमेंटली भी। और वो जो नया मैक्सवेल टर्म ऐड करता है, उसी टर्म की बेसिस पर मैक्सवेल प्रेडिक्ट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वैक्यूम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, पहली बार हमें पता चलता है। पहले हमें लगता था वेव्स का मतलब तो मैटर में वेव्स हो सकते हैं, वेव्स का मतलब होता है वाटर रिपल्स है, पॉइंट के सरफेस को तुमने डिस्टर्ब किया, पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस कॉपी हो रही है, ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा इस इक्वेशंस को सिर्फ यूज करके हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज से बहुत दूर, करंट से बहुत दूर, है ना, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगी तो वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा क्यों होगा वो आगे क्लियर होता जाएगा। लेकिन उस टाइम में हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इंडिपेंडेंटली यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैक्सवेल क्या करता है, उसकी स्पीड भी कैलकुलेट करता है सिर्फ अपनी मैथमेटिक्स यूज करके। वेव की इक्वेशन लिखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखता है, और उस इक्वेशन में वेव की स्पीड पता चलती है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड पता चलती है वो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। इसका मतलब है, पहले लोग ऐसा गेस कर रहे थे लाइट वेव है, पार्टिकल है, वेव है, तो उसके बाद ये उस टाइम के हिसाब से ऑलमोस्ट ये सील लग जाता है कि लाइट और कुछ नहीं है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल ऐसा बोलता है कि क्योंकि स्पीड सेम आ रही है, तो हो ना हो लाइट भी जो है ना, जो लाइट हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वो भी किसी ना किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये जो एजम्पशन था ये बहुत ही ह्यूज ह्यूज एग्जैजरेशन था, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तुम मान लो बाइक लेके जाते हो, बाइक की स्पीड कार के इक्वल हो गई, तो बाइक और कार सेम नहीं हो गए, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम होंगे। लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट एक बहुत ही स्पेशल स्पीड है, ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल एनीथिंग कैन अटेन है। तो ये एजम्पशन उतना भी ज़्यादा अनकॉमन नहीं था। और ऐसा भी तुम सोच सकते हो कि, ठीक है, कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म अलग अलग तो दिखते हैं, लेकिन हम ऐसा पहले से देख रहे थे कि कई बार इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में स्पार्क के फिनोमेनन, वहाँ से लाइट आ रही है, लाइटनिंग हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग दिख रही है हमें। तो ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। और मैक्सवेल का फर्म मतलब बिलीफ है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो फिर हमें कुछ टाइम बाद, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लेकिन उस टाइम तक भी हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर पाए। और उस टाइम में एक और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट होता है, उसका नाम होता है हेनरी हर्ट्ज। नाम सुना है तुमने? कि वो भी जीनियस। उससे कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता चल के एग्जिस्ट करती हैं, तुम प्रूव करके दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ लैब में। तो वो सोचता है, टाइम लेता है, बोलता है अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। फिर उसके बाद 30 साल के बाद, ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी अकॉम्प्लिश हो चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन थ्योरी, ठीक है,
कंप्लीट है, ये क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। तो 30 साल हो जाता है, अब फिर से हेनरी हर्ट्ज से पूछा जाता है, अब क्या तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो? तो बोलता है कि ठीक है, मुझे टाइम दो। फिर वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और वो बोलता है कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ। और फिर वो पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब के अंदर प्रोड्यूस करके दिखाता है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है जिससे कि उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, और फिर वहाँ से फिर न्यू एज ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करके वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर पाए। इससे पहले केबल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते थे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के बाद कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करके हम वायरलेसली सैटेलाइट से टावर्स तक, टावर्स से इंडिविजुअल रिसीवर्स तक हम मोबाइल कम्युनिकेशन भी अकॉम्प्लिश कर पाते हैं। एनीवे नहीं, वो 2 वे स्पीड ऑफ लाइट, 1 वे स्पीड ऑफ लाइट, वो तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और वो बिल्कुल रिलेटिविस्टिक डोमेन में तुम आ रहे हो, हमें अभी उससे कुछ लेना देना नहीं। और मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी होती है, लेकिन इसमें एक पॉइंट रह जाता है, एक की रहता है जो कि बार बार आइंस्टाइन को अपने बचपन से परेशान करती रहती है, और वो बार बार उस पॉइंट के बारे में सोचता रहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी एम्बिग्यूइटी मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर है। ठीक है, एक पहले पहले की गैलीलियो के टाइम से एक थ्योरी है, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियो के टाइम से। और गैलीलियो कहता है कि कोई भी ऑब्जर्वर हो, ठीक है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता जिसकी बेसिस पर उसे ये पता चल जाए कि उसकी अपनी स्पीड कितनी है। ठीक है, एब्सोल्यूट स्पीड एग्जिस्ट नहीं करती है, स्पीड हमेशा रिलेटिव होती है। ठीक है, तुम एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, एब्सोल्यूट मोशन में नहीं बता सकती। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसको यूज करके हम बता पाए कि हमारी स्पीड कितनी है। ठीक है, लेकिन लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन की बात पता चलता है, मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो फ्लॉ है। ठीक है, तो वो फ्लॉ को रिमूव करता है, और उस फ्लॉ को रिमूव करने के चक्कर में इससे पहले के जितने भी हमारे चेरिश्ड नोशंस थे अबाउट द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स लॉस, वो अपसाइड डाउन हो जाते हैं। स्पेस और टाइम का जो कंसेप्शन था वो चेंज हो जाता है। तो मैक्सवेल लॉ को ठीक रखने के लिए वो स्पेस और टाइम को चेंज कर देता है, और पता चलता है कि मैक्सवेल लॉ तो सही है, लेकिन स्पेस को जो जो हम समझते हैं स्पेस, वो वैसा स्पेस नहीं है। टाइम को हम जैसा टाइम समझते हैं वो वैसी टाइम नहीं है। एनीवे अभी की क्लास में हमें ये वाला पार्ट कवर करना है, ये है मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट क्या कहता है उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। देखो, ये गॉसेस लॉ का एक्सप्रेशन है। गॉसेस लॉ का एक्सप्रेशन क्या कहता है? गॉसेस लॉ का एक्सप्रेशन कहता है कोई भी क्लोज सरफेस लो, क्लोज सरफेस के हर एक एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करें, वो हमेशा सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। कैसे पता चला? तो मैंने इस गॉसेस लॉ को, तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने इसको प्रूव किया था और अभी भी बता रहा था कि ये इक्वेशन कोई नई इक्वेशन है, ये रिजल्ट है कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ को यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। मैंने ऐसा प्रूव भी किया था कि पहले पॉइंट, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। पहले पॉइंट चार्ज लेते हैं। ठीक है, गॉसेस लॉ को प्रूव करना है। गॉसेस लॉ का जो स्टेटमेंट है, गॉसेस लॉ की जो इक्वेशन है, उसको कूलॉम्स लॉ यूज करके हमने कंप्लीटली प्रूव किया था। याद है ना तुम्हें? तो पहले पॉइंट चार्ज लेते हैं और बोलते हैं कि पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्फीयर इमेजिन करते हैं, लेकिन ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिक ऐसा स्फीयर इमेजिन करते हैं जिसके सेंटर पर ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, डेफिनेशन यूज करके फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, एरिया वेक्टर देखते हैं, है ना, और ऐड करके हम फ्लक्स निकालते हैं, हर एक एलिमेंट के क्रॉस फ्लक्स निकालते हैं, और वो पता चल जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल तो है। ठीक है,
गॉसेस लॉ वेरीफाई हो रही है, लेकिन ये तो स्पेशल केस के लिए हुई है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऐसा करते हैं कि अगर इस स्पेशल स्फीयर के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो इसके अलावा कोई भी जनरल शेप का अगर स्फीयर रहेगा ना, तो उसके लिए भी फ्लक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। क्यों? क्यों? ये मैंने तुम्हें समझाया था, और ये पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं। तुम लोगों को याद है, एक एक्सप्लेनेशन है कि फील्ड लाइंस थोड़ी ना चेंज हो जाएंगी। फील्ड लाइन जितनी, ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पर निकलेंगी उतनी दूसरे से भी निकलेंगी, फील्ड लाइंस नहीं बदलेंगी, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली किस तरह से जस्टिफाई किया था, किसी को याद है? मैथमेटिकली ये देखो एरिया एलिमेंट है, तो ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। ये सब तो बेसिक पॉइंट्स हैं। हाँ, वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरफेस लोगे तो मैं कह रहा हूँ ये वाला सरफेस लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ इस तरह से ना, इसके साथ ना काम करते हैं, यहाँ पे सरफेस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, और हम बोलते हैं कि इस सरफेस के, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज, और वैसा ही एलिमेंट एक यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों पार्ट से बिल्कुल सेम फ्लक्स पास होगा। क्यों? क्यों? फ्लक्स का मतलब क्या होगा? फ्लक्स का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। और ये दोनों जो एरिया है ना, ये मैं तुम्हें लास्ट टाइम में बताया था, ये R1 है, R2 है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा ना, इन दोनों का जो एरिया होगा वो इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये अगर A2 एरिया है, ये अगर A1 एरिया है, तो मैं कह रहा हूँ A2 अपॉन A1 ये R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये सब लोग मानते हो? ये बताया था मुझे, याद नहीं कि तुम लोगों को किस तरह से। ये तो ऑब्वियस है ना ये। अरे भाई, सिमिलर ट्रायंगल्स तुम लोगों ने पढ़ा है, तो ये मान लो दो ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर है, तो इसके सारे साइड्स, और साइड्स ही नहीं, इसकी जो एल्टीट्यूड्स हैं, मीडियंस हैं, है ना, वो सारे वो सारी लेंथ भी प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस अगर R1 है, ये वाली डिस्टेंस अगर R2 है, तो इनके जो बेसेस है ना, मान लो BC है, और ये मान लो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, D1 अपॉन D2, R1 और R2 का वही रेशियो होगा जो कि D1 अपॉन D2 का होगा। अब मैं कह रहा हूँ इसको रोटेट कर दो, इसको ऐसे करके रोटेट कर दो, तो रोटेट करने के बाद ये कोन की शेप का बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और उन कोन्स के ना ये डायमीटर होंगे, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ ये जो एरिया होगा ना, इन कोन्स का जो ये सरफेस एरिया होगा बेस का, ये जो एरिया है वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल का मतलब है इनकी डिस्टेंसेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लिखेंगे A2 अपॉन A1, यहाँ पे मैंने A2 लिख दिया गलती से, यहाँ पे लिखेंगे A2 अपॉन A1 इक्वल्स D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये इक्वल होगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। यही कह रहा था, ये जो एरिया है ना वो हमेशा डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होगी। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को ही तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो तुम चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, और एरिया जो है वो मान लो ये C1 है और ये C2 टाइम्स ये एरिया, ये r² के प्रोपोर्शनल है, तो ये जो r है ना वो हमेशा कैंसिल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहेगा किसी भी पार्ट के लिए,
ठीक है, तो इसीलिए हम कोई भी स्फीयर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल सेम रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के लिए प्रूव किया, अब इसी तरह से एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज आएंगे तो वो भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से मैंने वहां पे तुम लोगों को प्रूव करके दिखाया था कि गॉसेस लॉ, अगर कूलॉम्स लॉ ट्रू है तो गॉसेस लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से बीओ सवार लॉ हम लेते हैं और बीओ सवार लॉ को यूज करके हम कंप्लीटली वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी भी आर्बिट्ररी लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमेशा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनफ्लुएंस के इक्वल होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमेशा करंट इनफ्लुएंस के इक्वल होगा, लेकिन इसमें करंट इनफ्लुएंस क्या है? ठीक है, और लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो समझा दिया। कोई भी हमें लूप दे दिया जाएगा, लूप के साथ सेंस दे दिया जाएगा, उस लूप के हर एक एलिमेंट का, उस लूप के हर एक डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ करना है, ऐड करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा। लेकिन म्यू नॉट टाइम्स ये करंट इनफ्लुएंस क्या है? करंट इनफ्लुएंस क्या है? तो ये करंट इनफ्लुएंस समझ लो अच्छे से, ये करंट इनफ्लुएंस अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आगे भी इस तरह का यूज होने वाला है, तो एक बार में समझ लोगे तो अच्छा है। ओके, करंट इनफ्लुएंस का मतलब क्या है समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो रही है तो उसके आसपास मूविंग चार्जेस, करंट कैरिंग वायर्स होंगे जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक है, तो मान लो समझाने के लिए लेटर से यहाँ पे कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, इसमें लेटर से 10 एम्पेयर करंट पास हुआ है। लेटर से ऐसे कोई दूसरी वायर है, इसमें ऐसे, ठीक है, ये 5 एम्पेयर करंट पास हुआ है। ठीक है, ओके ओके ओके, और लेटर से एक और ऐसे करके यहाँ पे भी करंट है, ये सारे करंट कैरिंग वायर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। लेटर से इसमें 2 एम्पेयर करंट पास हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये करंट कैरिंग वायर्स है, इसके आसपास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन या एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि तुम स्पेस में कोई भी क्लोज लूप इमेजिन करो। क्लोज लूप कहाँ पर होगा? कहीं पर भी हो सकता है। क्लोज लूप कैसा होगा? कैसा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन क्लोज लूप होना चाहिए। कोई भी क्लोज लूप इमेजिन करो और उस क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। तो क्लोज लूप हम इमेजिन करते हैं, क्लोज लूप कैसा होगा? तो लेटेस्ट से जो क्लोज लूप है, अब उसको मैं क्लोज लूप यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये जो वायर्स है ना, करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये बोर्ड के प्लेन में लेटेस्ट से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्लोज लूप हम इमेजिनरी लूप यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं, वो इमेजिनरी लूप कैसा है समझो। इमेजिनरी लूप कैसा है? वो लेटेस्ट से उसका कुछ पार्ट ना बोर्ड के प्लेन के बाहर है इस तरह से। ठीक है, बोर्ड के प्लेन के बाहर है इस तरह, और बाकी पार्ट जो है ना, ये जो डॉटेड दिखा रहा हूँ, वो इमेजिन करो कि बोर्ड के प्लेन के अंदर है। 3D में वो मैं ड्रॉ कैसे करूँ, लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन की हेल्प से ड्रॉ कर सकता हूँ कि उसका एक पार्ट जो है ना बोर्ड के प्लेन के बाहर है, एक पार्ट अंदर है। तो ये कुछ इस तरह का सर्कुलर लूप है, इमेजिनरी लूप है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हम इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो लूप के साथ लूप का सेंस भी होगा। ठीक है, तो लूप का सेंस भी ले लेते हैं। लूप का सेंस किधर होगा? लेटेस्ट से कहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेटेस्ट से ये लूप का सेंस है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर वो क्लोज लूप है तो उस लूप के अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हर एक एलिमेंट हर एक डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट के लिए, हर एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट देखा, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखी। मैग्नेटिक फील्ड लेटर से कुछ भी ऐसे करके, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखी, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो कुछ ऐसे है कि वो स्पेस में किसी डायरेक्शन में प्रॉपर्ली हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे, हो सकता है। लेकिन
लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है ये समझना है। ये हर एक एलिमेंट का, हर एक डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड से किया। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज के इक्वल होगी। अब करंट इनक्लोज कितना होगा, तो लूप के अंदर कितना करंट ट्रैप हो रहा है। तो करंट ट्रैप होने में तो तुम्हें लग रहा होगा डायरेक्टली हम बता सकते हैं, ठीक है, करंट कितना ट्रैप हो रहा है डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी है, पहले समझ लो। ठीक है, करंट का मतलब क्या है समझ लो। तो ये जो करंट इनक्लोज वाला टर्म है ना, ये पता करने के लिए हमेशा तुम्हें अपने लूप के साथ एक सरफेस एरिया इमेजिन करना पड़ेगा। बिना सरफेस एरिया के करंट इनक्लोज हम नहीं लिख सकते। अभी जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ करंट इनक्लोज है, लेकिन जब तक एरिया नहीं इमेजिन करेंगे तब तक करंट इनक्लोज नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लूप है ना, लूप के साथ तुम्हें एरिया अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्लोज लूप हमेशा किसी ना, मान लो लूप कैसा भी है, उस लूप के साथ हमेशा एक एक सरफेस अटैच होगा। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, वो सरफेस कैसा होगा, तो सरफेस के बारे में भी तुम फ्री हो। मैक्स एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग सरफेस कैसा होगा, सरफेस भी कैसा भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ मान लो तुम्हें एक बिल्कुल सर्कुलर लूप दिया गया है, इस तरह का सर्कुलर लूप है, ये लूप है। ठीक है, इस लूप के अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना था। तो करंट देखने के लिए ना हमेशा पहले हम लूप के साथ एक इमेजिनरी सरफेस अटैच करेंगे। सरफेस हो सकता है कि लूप के साथ फ्लैट सरफेस हो, या फिर सरफेस हो सकता है कि इस तरह से कर्व सरफेस हो। ठीक है, इस तरह से कर्व सरफेस हो। कंडीशन ये है कि जो सरफेस की जो बाउंड्री है ना, वो ये क्लोज लूप होनी चाहिए। ठीक, क्लोज, इस लूप को बाउंड्री बना करके तुम कोई भी सरफेस इमेजिन कर सकते हो। अब जैसे ही सरफेस बना लिया, अब तुम्हें देखना है कि उस सरफेस के अक्रॉस कितना करंट, हाँ ड्रॉ किया उस सरफेस के, यहाँ पे भी सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो सरफेस कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस कुछ इस तरह की आ रही है। ठीक है, सरफेस कुछ इस तरह से आ, ठीक है, ठीक है, सरफेस बना लिया। इस लूप के साथ हमने सरफेस इमेजिन कर लिया। अब जैसे ही तुम सरफेस इमेजिन करोगे ना, तो तुम्हें देखना है कि उस सरफेस को कितना करंट क्रॉस कर रहा है। ठीक, कितना कितना करंट उस सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन करंट कितना करंट पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसके लिए ये भी देखना पड़ेगा करंट किस डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि और करंट किस डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर रहा है, उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। हम देखते हैं कि लूप का सेंस क्या है। लूप का सेंस कुछ इस तरह से है। तो राइट हैंड रूल से हम बोलेंगे कि सरफेस के अक्रॉस जो भी इस डायरेक्शन में करंट होगा ना, वो करंट कितना है। इधर बाहर की तरफ नेट करंट कितना है, और बाहर की तरफ जो नेट करंट है तुम देख सकते हो कि 10 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है। तो नेट करंट 12 एम्पेयर होगा, और ये हम लिखेंगे 10 + 2 म्यू नॉट टाइम्स 12 एम्पेयर। ये एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू तुम अलग से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लो। मैं बिना कैलकुलेट किए कह रहा हूँ कि वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स करंट कितना इनक्लोज हुआ है इसके इक्वल होगी। करंट इनक्लोज का मतलब है कि लूप के सेंस के अकॉर्डिंग सरफेस से नेट करंट कितना क्रॉस कर रहा है या पेनिट्रेट कर रहा है। अब इसी एग्जांपल में मान लो मैं दूसरा एक लूप लेकर के तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करके तुम रिप्लाई करना। ठीक है, करंट करंट तो कैसे है, करंट कैरिंग वायर्स तो कैसे हैं, वो तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेटेस्ट से हमारे पास जो लूप है ना, वो इस बार कुछ ऐसा है। ठीक है, लूप कुछ इस टाइप का है, और इस बार मान लो लेटेस्ट से लूप की जो सेंस है कुछ ऐसे है। लूप कैसा होगा, लूप की सेंस कैसी हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर क्लोज लूप है, लूप का मतलब कुछ ना कुछ सेंस होगी। तो उस लूप के अराउंड जब भी तुम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली, एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। अब इस एग्जांपल में करंट इनक्लोज कितना लिखेंगे, कोई बता सकता है?
कितना, +5 -5। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है, तुम लोग तो पहले ही बता पा रहे हो। ठीक है, इसके साथ हमेशा हम सरफेस इमेजिन करेंगे, और सरफेस जो होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इसको सरफेस इस तरह का है। ठीक है, और तुम देख सकते हो इसमें जो करंट है ना, लूप के अकॉर्डिंग हमें देखना है, लूप के सेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि लूप के अक्रॉस इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में कितना करंट, नेट करंट है। तो तुम सोचो इधर जो है 10 एम्पेयर आ रहा है, और ये वाला जो करंट है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, नेट करंट लिखेंगे 10 - 5। ये आंसर होगा 10 - 5, ये लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स 5। ठीक है, अगर यही लूप मान लो हमारा ऐसा ही लूप सेम था, लेकिन लेटेस्ट से मान लो तुम्हें लूप का सेंस कुछ ऐसे है, तो लूप के सेंस के अकॉर्डिंग हमें इधर की तरफ देखना है कि नेट करंट कितना क्रॉस कर रहा है। तो नीचे की तरफ कितना नेट करंट क्रॉस कर रहा है, 5, लेकिन -10। तो हम आंसर अपना लिखेंगे 5 - 10, यहाँ पे -5। ठीक है, इसमें 5 -10 यूं रखेंगे। ठीक है, ओके, चलो ये सारे पॉइंट जो बताए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो एक एक मैं ऐसे ही देख लेता हूँ कि तुम लोग अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। आज बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने ऐसे ही लगा दिया। लेटर से यहाँ पे मान लो कुछ करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये कुछ ऐसे है। चलिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये पूछूं या छोड़ दूं? मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं है, पूछूं या छोड़ दूं, बताओ। चलो ठीक है, मतलब अभी जितना पढ़ा है ना उससे डायरेक्टली थोड़ा सा तुम्हें और ज्यादा उसको एक्सटेंड करके सोचना पड़ेगा। ये मान लो 4 करंट कैरिंग वायर्स हैं, और वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसमें करंट कितना कितना, ये 10 एम्पेयर है, ये दूसरा करंट कैरिंग वायर है 2 एम्पेयर है, 5 एम्पेयर है, और ये 6 एम्पेयर है। ठीक है, अगर मान लो कोई लूप तुम्हें ऐसे करके दिया जाता है और उसका सेंस कुछ यूं बताया जाता है, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग कितना इस लूप के अराउंड बताओ कितना होगा? इस लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी? अरे, ये तो मेन क्वेश्चन मेरा है भी नहीं। तो म्यू नॉट टाइम्स इसके साथ सरफेस अटैच करोगे, ये सरफेस हो गया, और सरफेस से लूप के सेंस के अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल से बाहर की तरफ का हमें करंट देखना है। तो बाहर की तरफ 6 है और अंदर की तरफ 10 है, तो 6 - 10 लिखेंगे, तो ये वैल्यू होगी -4। ठीक है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू -4 टाइम्स म्यू। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई भी लूप बनाएंगे तो तुम बता सकते हो, लेकिन मैं एक डिफरेंट लूप बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा लूप जो है वो ना कुछ इस तरह का है, मेरा लूप जो है ना कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब इस लूप के लिए बताना है कि लूप का सेंस क्या है। लूप का सेंस लेटर से इधर की तरफ है। इस लूप के लिए बताना है कि अरे ये मैं ये क्या कर रहा हूँ, सॉरी, ये करंट कुछ है, ये लूप का सेंस कुछ ऐसे, ये लूप इस तरह से लूप है। लूप तो है ना भाई, स्टार्ट जहां से किया वहीं पे पहुंच गया, तो लूप हो गया। ठीक, क्लोज लूप है। अब इस क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी? तो बताओ एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करके। इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, कितना लग रहा है तुम लोगों को? ठीक है, गुड 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 गुड। एक तरीका तो ये है कि इस लूप को ना, हालांकि वो प्रॉपर तरीका नहीं है, प्रॉपर तरीका क्या है वो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। ये तो तुम लोग जनरलाइज कर रहे हो, मतलब इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो कि ये जो लूप है ना इसको हम दो अलग अलग लूप मान सकते हैं ऐसे। ये गलत नहीं है, इसको भी अलग लूप मान सकते हैं। इस वाले लूप के अक्रॉस, इस वाले लूप के अराउंड, इस वाले लूप के अराउंड हम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेंस के अकॉर्डिंग 2 म्यू नॉट 2 लिखेंगे, प्लस म्यू नॉट 2, और इसके अराउंड सेंस के अकॉर्डिंग प्लस म्यू नॉट 6, तो 8
8 म्यू नॉट के इक्वल आ जाएगा आंसर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू। लेकिन थोड़ा इमेजिन करो कि ये तुम लोग बिल्कुल सही कर रहे हो क्या, मतलब इमेजिन करो ये वाली जो लाइन है ना, ये बिल्कुल इस पे ओवर इसे ऐसे कर ऊपर से आ रही है, ठीक, इसको टच नहीं कर रही है, ऊपर से आ रही है। तो ये दो लूप नहीं है, एक ही लूप है। अब ऐसे लूप के लिए कैसे पता लगाओगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ पे जाओगे। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इसके साथ सरफेस अटैच करो और सरफेस के अक्रॉस देखो कितना, सरफेस की उस साइड के अक्रॉस देखो कितना करंट, उस डायरेक्शन में देखो कितना करंट पास हो रहा है जिस डायरेक्शन में ये राइट हैंड रूल बताता है। ये चलो हम ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, सरफेस जो है ना ट्विस्ट हो गई है, तो तुम्हें ट्विस्टेड सरफेस की तरह इमेजिन करना पड़ेगा। तो तुम लोग ये सब करके आना नेक्स्ट क्लास में, बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली एम्पेयर सर्किटल लॉ, अगर बड़ी क्लास हुई तो, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन सारे कवर करने पड़ेंगे। एम्पेयर सर्किटल लॉ हो जाएगा तो ये मैग्नेटोस्टैटिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा एप्लीकेशन वाला पार्ट, और एक एप्लीकेशन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एम्पेयर सर्किटल लॉ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत, और इसकी वाइड रेंज है। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।